दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो कल का हेडलाइन ऑफ द डे है, वोडाफोन आइडिया टारगेट्स 2026 फॉर सैटेलाइट सर्विसेज, और एफडब्ल्यूए से तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब दोस्तों, ये कितना रियलिस्टिक है वोडाफोन आइडिया का कि वो सैटेलाइट सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं 2026 में, और ये किस तरह का सैटेलाइट सर्विसेज है कंपेयर टू जो कि स्पेसएक्स और स्टारलिंक अभी लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस ये है समझाना कि ये क्या रियलिस्टिक टारगेट है जो ये करने जा रहे हैं, और वो जो करने जा रहे हैं वो किस तरह से डिफरेंट है। तो अगर आप देखें, ये पूरा जो हेडलाइन है और उसके साथ में जो एडजॉइनिंग स्टोरी है, उसमें वोडाफोन और एएसटी स्पेस मोबाइल का लोगो लगा हुआ है। अब ये एएसटी स्पेस मोबाइल क्या चीज है? ये एक सैटेलाइट कंपनी है जो डायरेक्टली मोबाइल फोन के अंदर में इंटरनेट एंड वॉइस प्रदान करती है, वर्सेस स्टारलिंक का जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल के ऊपर होने वाला है। मतलब आपको जो है अपने घर के ऊपर एक एंटीना लगाना पड़ेगा जिसमें आपको सैटेलाइट सर्विसेज रिसीव होंगी। मतलब आपके पास में एक एंटीना होगा घर के अंदर में ऐसे, और वहां पे आप एंटीना में आप सैटेलाइट का सर्विसेज को ले सकते हैं, और वो एंटीना फिक्स्ड होगा, और उसके एंटीना के थ्रू आपके घर के अंदर में एक केबल जाएगी और यहाँ पे एक राउटर होगा, और राउटर के थ्रू आप सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। पर ये जो एएसटी मोबाइल की जो सर्विसेज हैं, ये डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन के अंदर में जो है ये सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे वोडाफोन आइडिया। और वो होगा कहीं पे भी आप अपना कमर्शियल मोबाइल फोन लेके जा रहे होंगे, वहां पे आपको ये सर्विसेज मिलेगा। इसका मतलब क्या निकला? जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके लिए आपको टावर के साथ में कनेक्शन करना पड़ता है, सेम कमर्शियल में, जैसे आईफोन हो गया, एंड्रॉयड फोन हो गया। आप क्या करेंगे? यही सेम फोन सैटेलाइट से डायरेक्टली बात करेगी, ठीक है ना? पर बात वहां करेगी जहां पे टेरेस्ट्रियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जहां पे वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, मतलब टावर नहीं है, वहीं पे सैटेलाइट के सेवाएं आपको मिलेंगी। इसका मतलब आपको डार्क स्पॉट नहीं मिलेंगे नेटवर्क में। तो आपका नेटवर्क, आपका जो कनेक्शन है यूबिक्विटस हो जाएगा, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि हाँ कवरेज नहीं है, तो वो मोबाइल के थ्रू आप सैटेलाइट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो जहां पे मोबाइल कवरेज नहीं है वोडाफोन आइडिया का, वहां पे भी वोडाफोन की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव है ये दोनों पार्टनरशिप का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर इस वीडियो का उद्देश्य मेरा ये है ये बताना कि ये कितना रियलिस्टिक है, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और वो टेक्निकल इश्यूज हैं, ये रेगुलेटरी इश्यूज है, ये इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो 3 महीने पहले बनाया था। सेम वीडियो जो मैं आज बनाने वाला हूं हिंदी में या अंग्रेजी में था, इसका भी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये क्यों बनाया था मैंने दोस्तों? क्योंकि उस टाइम में वोडाफोन आइडिया का अनाउंसमेंट आया था 18 जून 2025 में, ये पार्टनरशिप वीआई एंड एएसटी मोबाइल। तब मैंने समझाया था ये पार्टनरशिप भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और स्पेसएक्स के पार्टनरशिप से कितना अलग है, और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, और आपका पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना? तो जो टाइटल है एएसटी वोडाफोन आइडिया पार्टनरशिप, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी, टेक्निकल, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट बेस्ड डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज, कमर्शियल मोबाइल में, सैटेलाइट फोन में नहीं, कमर्शियल, जो सेम फोन आप जो कैरी करते हैं आपके हाथ में, एंड्रॉयड एंड आईफोन। अब इंट्रोडक्शन जो है बड़ा सिंपल है। ये वोडाफोन यूके में ऑलरेडी ये पार्टनरशिप हुआ पड़ा हुआ है, तो वही पार्टनरशिप जो ग्लोबल पार्टनरशिप है वोडाफोन यूके का, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं इंडिया में। और जो कंपनी है उसका नाम है स्पेस मोबाइल, राइट? एएसटी, राइट? एएसटी स्पेस मोबाइल। और ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? एएसटी एम्स टू यूज वोडाफोन आइडिया का एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम 4G एंड 5G टू ऑफर मोबाइल कवरेज वे नन एग्जिस्ट। अब एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम क्यों, नया स्पेक्ट्रम क्यों नहीं? अगर कोई नया स्पेक्ट्रम मान लो आप यूज करते हैं और वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट के पास जाती, बोलते मेरे को नया स्पेक्ट्रम दे दो, तो क्या होगा? आपके फोन में वो सर्विसेज मिलेंगी नहीं, क्योंकि आपका फोन सिर्फ 4G एंड 5G नेटवर्क के लिए कन्फिगर्ड है, तो उसके अंदर में वो बैंड्स कन्फिगर्ड नहीं है। तो जब कन्फिगर ही नहीं है तो नया स्पेक्ट्रम में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो सकता, है ना? तो इसके लिए आपको 4G एंड 5G एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और ऑप्शन क्या है कि नए फोन में अगर वो सेवाएं इंटीग्रेट हो जाती हैं, वो स्पेक्ट्रम बैंड इंटीग्रेट हो जाता है, तो फिर फ्यूचर में जो फोन आएगा उसमें वो सर्विसेज हो सकती है। बट एग्जिस्टिंग लीगेसी डिवाइसेस के लिए ये जरूरी है कि आप वही स्पेक्ट्रम बैंड यूज करें जो जिसके अंदर में ऑलरेडी वो स्पेक्ट्रम बैंड इंटीग्रेटेड हो, है कि नहीं। अच्छा, हाउ इट इज डिफर्ड फ्रॉम स्टारलिंक पार्टनरशिप। स्टारलिंक का मैंने बताया कि स्टारलिंक का खुद का स्पेक्ट्रम होगा और वो भारती एंड रिलायंस जियो के साथ में सिर्फ लॉजिस्टिकल पार्टनरशिप कर रहे हैं और रीसेलिंग का। इसमें भारती एंड एयरटेल एंड रिलायंस जियो का स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व नहीं होगा, उनका एक्सेस स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व नहीं होगा, इसके अंदर में उनका कोई लीजिंग पार्टनरशिप नहीं होगा स्पेक्ट्रम का। वेयर एज वोडाफोन आइडिया एंड एएसटी का पार्टनरशिप में स्पेक्ट्रम लीजिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब वोडाफोन आइडिया को अपना स्पेक्ट्रम एएसटी मोबाइल को लीज करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम। अब प्रॉब्लम क्या है कि आगे मैं बताऊंगा कि इसके लिए बहुत सारे रेगुलेटरी बॉटलनेक्स को ओवरकम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीआई का जो अप्रोच है वो काफी डिस्टिंक्ट है कंपेयर टू व्हाट भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो इज ट्राइंग टू डू विद स्टारलिंक। अब D2M स्पेक्ट्रम यूज ग्लोबल ट्रेंड, अब ग्लोबल ट्रेंड भी देख लेते हैं। स्टारलिंक ने ऑलरेडी टी मोबाइल के साथ में एक करार किया हुआ है, उसमें वो एक बैंड है जिसका नाम है USPCS बैंड, वो 1900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड है, उसके अंदर में वो डायरेक्टली D2M सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस में। और एप्पल का भी आपको पता है कि ग्लोबल स्टार के साथ में वो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों ऑलरेडी ये चीज यूएस के अंदर में कर रहे हैं। अब क्या है कि जो मॉडल है वो है IMT स्पेक्ट्रम का रीयूज। मैंने आपको बताया था बिना IMT स्पेक्ट्रम पे अगर ये IMT स्पेक्ट्रम ये सर्विसेज नहीं देंगे सैटेलाइट ऑपरेटर्स, तो आप कमर्शियल फोन, एग्जिस्टिंग कमर्शियल फोन में ये सर्विसेज नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि कमर्शियल फोन आपके एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम के लिए कॉन्फ़िगर्ड है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ग्लोबल का? एक्सटेंड मोबाइल रीच विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट। आपको जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है, जैसे अब मान लीजिए कि यूएस में जो टी मोबाइल है उसका कवरेज होल्स है कहीं पे आपका बेस स्टेशन नहीं है, टावर नहीं है, तो वहां पे उनके अगर उपभोक्ता जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं टी मोबाइल का नेटवर्क थ्रू स्टारलिंक का पार्टनरशिप के थ्रू, क्योंकि स्टारलिंक के दो तरह के नेटवर्क हैं, एक ब्रॉडबैंड है और एक D2M है। ब्रॉडबैंड में हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है जो आज इंडिया में होने वाला है ना, और जो आपका वो D2M है उसके अंदर में एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम यूज होते हैं, और कोशिश ये है कि वही स्पेक्ट्रम यूज हो जो कि एग्जिस्टिंग मोबाइल के अंदर में कॉन्फ़िगर्ड है। अब इंडिया के क्या क्या रेगुलेटरी गैप है ये जानना जरूरी है। अब इंडिया का अगर आप रिसेंट रिकमेंडेशन देखें TRAI का, जो आपके सामने मैं दिखा देता हूं, ये समरी ऑफ रिकमेंडेशन है, ये कब का है? ये रिकमेंडेशन है आपका 9 मई 2025 का, है ना। उसके अंदर में अथॉरिटी ने 2 रिकमेंडेशन दिए हैं, एक रिकमेंडेशन ए है और दूसरा रिकमेंडेशन बी है। तो ए में वो क्या कह रहे हैं, वो आपका ब्रॉडबैंड का रिकमेंडेशन है, KU बैंड, KA बैंड एंड Q एंड V बैंड, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है। और मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये जो ब्रॉडबैंड है इसके लिए आपको एक टर्मिनल लगाना पड़ेगा अपने घर के छत के ऊपर, और उस टर्मिनल के थ्रू आप ब्रॉडबैंड का सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा रिकमेंडेशन है फॉर असाइनिंग स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल सर्विसेज, स्पेस सर्विसेज to provide voice, text and data communication and internet service. And the following frequency band should be used. वो कौन कौन से हैं? L band, S band for user links, C band, KU band, K band, QV band for feeder links. Feeder link का मतलब ये basically almost like microwave. It's for aggregating the data. पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेस वाले जो लिंक्स हैं वो सिर्फ L and S band है, और इसमें उन्होंने बात ही नहीं करी है 4G 5G स्पेक्ट्रम का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिकमेंडेशन इनकम्प्लीट है। जब ये रिकमेंडेशन ही इनकम्प्लीट है तो वोडाफोन आइडिया को TRAI के पास में अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ए फ्रेश कंसल्टेशन, बिकॉज फ्रेश कंसल्टेशन किसके लिए होगा? एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने के लिए। आप समझे ना, तो वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर देखें, नो प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर लीजिंग टेरेस्ट्रियल IMT स्पेक्ट्रम टू सैटेलाइट पेयर। L बैंड, S बैंड में तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं एज पर द TRAI रिकमेंडेशन, जो सरकार मान जाएगी तो, पर IMT स्पेक्ट्रम 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम का कोई प्रोविजन नहीं है, और कोई स्पेक्ट्रम शेयरिंग रूल फॉर हाइब्रिड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क भी नहीं है। अगर आप लेटेस्ट स्पेक्ट्रम शेयरिंग रूल देखें, ये आपका 11 अक्टूबर 2021 का,
इसके अंदर आप पढ़ेंगे पूरा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लीजिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इज नॉट परमिटेड। अब लीजिंग परमिटेड नहीं है तो आप कैसे आप 4G 5G स्पेक्ट्रम को शेयर करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनको स्पेक्ट्रम लीज करना पड़ेगा। तो या तो क्योंकि जो एसटी मोबाइल के पास में तो अपना स्पेक्ट्रम तो होगा नहीं कि वो अपना स्पेक्ट्रम वोडाफोन आइडिया के साथ शेयर कर लेंगे, और उनका एल बैंड एस बैंड का स्पेक्ट्रम वोडाफोन आइडिया के लिए कोई काम का नहीं है। तो यह लीजिंग परमिटेड नहीं है, तो ये लीजिंग अरेंजमेंट होगा, तो ये वो कर नहीं पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू 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 डिप्लॉय। और शेयरिंग रूल्स को मैंने आपको बताया कि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा डीओटी को, और टू क्रिएट ए हाइब्रिड टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट नेटवर्क। उसके अंदर इंटरफेरेंस के इशू हो सकते हैं बॉस, बिकॉज अगर आप सैटेलाइट नेटवर्क जो है टेरेस्ट्रियल के ऊपर में डायरेक्टली वो डिप्लॉयड होगा तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो कोशिश इनको ये करनी पड़ेगी कि नेटवर्क्स जो है वहीं पे टारगेटेड हो जहां पे डार्क स्पॉट हो, नहीं तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के एफिशिएंसी काफी हद तक गिर जाएगी। तो ये सारे रूल्स को डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वी नीड ए पॉलिसी इवोल्यूशन। DOT TRA must redefine leasing and sharing framework for IMT bands, require new regulation and industry consultation। मैंने आपको बताया ना कि IMT स्पेक्ट्रम का कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने विजुलाइज ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है, और वोडाफोन आइडिया ने स्टेप फॉरवर्ड लिया है, मतलब जंप कर दिया है कहीं आगे, और वो उसके लिए उनको DOT को फ्रेश कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और करके उनको ये चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब देयर आर टेक्निकल चैलेंजेस ऑल्सो दोस्तों। अब टेक्निकल चैलेंज जो है आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि अगर ये सारे के सारी जो बैरियर्स हैं अगर ये रिमूव भी हो जाती है तब भी ये होना बहुत मुश्किल है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंटरफेरेंस रिस्क। अब इंटरफेरेंस रिस्क किस तरह का होगा? अब आप बोलेंगे कि अरे भाई वोडाफोन का स्पेक्ट्रम है, इंटरफेरेंस तो वोडाफोन पे होगा ना। नहीं, ये इंटरफेरेंस रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल के स्पेक्ट्रम में भी हो सकता है। अब मैं उसको बताऊंगा कि कैसे, क्यों। क्योंकि स्पेक्ट्रम सर्कल वाइज असाइनमेंट है, पैन इंडिया स्पेक्ट्रम असाइन नहीं है, और बॉर्डर के अंदर में स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। तो आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। मैंने क्या किया था कि टैब्लो में कुछ चार्ट्स बनाए थे, क्योंकि 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम तो वोडाफोन आइडिया के पास है। तो अगर लेट्स लुक एट द 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फर्स्ट, उसको पहले देख लेते हैं। तो 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अगर ये देखिए, मैंने मेरा जो वेबसाइट के अंदर में ये चार्ट आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिखा देता हूं। अब 900 मेगाहर्ट्ज में अगर आप देखें कि वोडाफोन आइडिया के पास में काफी स्पेक्ट्रम है। ये सारे जो आपको ये जो दिख रहा है, नीला दिख रहा है, ये वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम है। अब ये वोडाफोन आइडिया दिल्ली में है, गुजरात में, हरियाणा में है, केरला में है, ये सारे काफी स्पेक्ट्रम है। तो आप बोल सकते हैं अच्छा ये स्पेक्ट्रम तो मैं शेयर कर लेता हूं। बट दिक्कत क्या है दोस्तों कि एडजेसेंट सर्कल्स के अंदर में भारती के स्पेक्ट्रम भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने दोस्तों ये एक सीटी स्कैन किया हुआ है 900 का, मतलब एट ए ग्रैनुलरिटी ऑफ 0.2 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आप जाएं यहाँ पे, इसको मैं चैनल 1 पे लेके जाऊं, तो आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया के कई जगह पे स्पेक्ट्रम है, कुछ जगह पे आरकॉम का स्पेक्ट्रम है, कुछ वैकेंट है। बट मैं इसको अगर आगे की तरफ खींचूं तो देखिए आप भारती आ गया यूपी में, और ये हरियाणा में बॉर्डर के अंदर में भारती और वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम क्लैश हो रहा है, ठीक है ना। और भारती का, और यहाँ पे इधर वोडाफोन आइडिया भारती का उड़ीसा में क्लैश हो रहा है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में भारती का स्पेक्ट्रम है और कहीं कहीं में वोडाफोन का है। तो ये जो बॉर्डर एरियाज हैं दोस्तों, यहाँ पे कैसे आप मैनेज करेंगे? क्योंकि आप जैसे एएसटी मोबाइल इस ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम में वोडाफोन आइडिया के स्पेक्ट्रम में अगर वो ट्रांसमिट करेगा तो बॉर्डर एरिया में भारती के जो नेटवर्क के अंदर में इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप मैं इसको खींच के ले जाऊं आगे, तो देखिए किस तरह से जो नेटवर्क का मैप चेंज होता है 900 के अंदर में, है ना। कहीं पे BSNL है, कहीं पे वोडाफोन आइडिया। तो ये सारा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया जो है पंजाब में है, और एडजेसेंट भारती राजस्थान में है। यहाँ पे देखिए केरला में भारती है और उस ब्लॉक में वोडाफोन आइडिया है। तो इस तरह से अगर आप देखें, आपका दूसरा स्पेक्ट्रम बैंड 1800 में भी आप देखेंगे तो काफी हद तक जो है, जैसे आप देखें चैनल 1 में वोडाफोन आइडिया MP में है, एडजॉइनिंग स्टेट में राजस्थान है, राजस्थान में RGO है, फिर भारती है, फिर चारों तरफ RGO भारती तरफ, इस तरफ वोडाफोन आइडिया है। तो ये सारा मैनेज करना जो है, बिकॉज ये सर्कल वाइज असाइनमेंट है, ये पैन इंडिया असाइनमेंट नहीं है, तो ये काफी मुश्किल होने वाला है। अगर आप 2100 मेगाहर्ट्ज देखें तो वहां पर भी यही हाल है। तो ये वोडाफोन, ये जो वोडाफोन आइडिया है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि किस तरह से असाइनमेंट चेंज होते रहते हैं, और एडजेसेंट स्टेट के अंदर में असाइनमेंट चेंज होता है। तो इससे जो है इंटरफेरेंस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये करना, इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज ऑफ सर्कल वाइज स्पेक्ट्रम असाइनमेंट विच विल कॉम्प्लिकेट कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है
कि लैक ऑफ 3GPP ITU स्टैंडर्ड फॉर हाइब्रिड नेटवर्क, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें और एक प्रॉब्लम होने वाला है कि किस तरह से रोमिंग होगा, हैंड ऑफ कैसे होगा, ये सारे स्टैंडर्ड्स अभी डिफाइन होना है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इन इंडिया, AST में रिसीव GMPS लाइसेंस, उनको GMPS लाइसेंस तो मिल जाएगा, बट सर्विस रोल आउट रिक्वायर्स रिकन्फिगरिंग IMT बैंड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना IMT फैन को रिकन्फिगर किए और ये जो पैन इंडिया जो नेटवर्क है उसको हार्मोनाइज किए बिना ये हो नहीं पाएगा। इट नीड्स क्लियर कोऑर्डिनेशन रूल और एक्सक्लूसिव बैंड एलोकेशन। या तो एक्सक्लूसिव बैंड एलोकेशन हो जाए, कोई ऐसा स्पेक्ट्रम जो कमर्शियल स्पेक्ट्रम हो, जो आपका वोडाफोन के पास नहीं है, भारती के पास नहीं है, वो उनको मिल जाए, फिर उसमें वो सर्विसेज करें। पर वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, अभी स्टारलिंक ने स्पेक्ट्रम खरीदा है यूएस के अंदर में, कितना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था कि उसमें $17 बिलियन उन्होंने टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के लिए खर्चा किया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड D2M। तो कंक्लूजन क्या है, VI का AST पार्टनरशिप का जो है ये विजनरी है, बट इसमें बहुत सारे टेक्निकल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। पॉलिसी क्लैरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन आर क्रूशियल, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट विल टेक सिग्निफिकेंट टाइम एंड ग्राउंड वर्क। इसीलिए दोस्तों, मैं जो आपको पहला ही मेरा स्टेटमेंट ये था कि ये जो टारगेट ऑफ 2026 है ये काफी अनरियलिस्टिक है, ये होने वाला इतनी आसानी से नहीं है। तो यही मेरा उद्देश्य था दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आपको बताना कि भले ही ये जो है एस्पिरेशंस हैं कि वो 2026 में ये सैटेलाइट सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं विथ AST मोबाइल, ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं एक नया वीडियो एक नए टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।